नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है दिल्ली में। यह बैठक है सीईसी की मीटिंग और पीएम के साथ बीजेपी के सीनियर नेता भी इसमें शामिल होंगे। गुजरात के लिए प्रत्याशियों के नाम इसमें तय होने हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीईसी की बैठक गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान क्योंकि कर दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम को तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 9 यानी कि आज और कल 10 नवंबर को पार्टी मुख्यालय में। इस बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी इसमें हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि गुजरात में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 14 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सभी 182 विधानसभा सीटों पर नामों की चर्चा हुई थी। गौरतलब है कि राज्य समिति की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो होने वाली है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस मीटिंग को लेकर? पहले भी एक मीटिंग हुई, अब खबर यह भी आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी शामिल हो सकते हैं मीटिंग में। जी बिल्कुल, इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको बता दूं कि गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और उनके अध्यक्ष जो हैं सीआर पाटिल 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। अलग अलग मीटिंग हो चुकी है। अमित शाह के घर पर पहले मीटिंग हुई, उसके अगले दिन पुनः अमित शाह के घर पर गुजरात कोर कमेटी की जो बैठक थी वो हुई। उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर देर रात तक ये बैठक चली है। उसके बाद अभी जो अपडेट मिल रही है न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दूं कि सीआर पाटिल जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आवास पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं। गुजरात के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले एक बार फिर यह मंत्रणा खाने की टेबल पर हो रही है। लंच टेबल पर यह मंत्रणा की जा रही है। पीयूष, यहां पे सवाल यह भी उठता है कि काफी डिले हो रहा है। पहले होता था कि बीजेपी की लिस्ट आ जाती थी, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से सीईसी की भी मीटिंग हो रही है? क्या कुछ बड़े नाम हैं जिनका पत्ता कट सकता है इस बार? देखिए बिल्कुल, तमाम बड़े नाम हैं, तमाम दिग्गज नाम हैं जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत बड़े नाम हैं। उनके टिकट इस बार कट सकते हैं। नए चेहरों को इस बार जगह दी जाएगी। 20 से 25% तक टिकट जो हैं वो बदल दिए जाएंगे, जो अभी तक की सूत्रों की अपडेट है। उसके अलावा तमाम ऐसे दिग्गज नाम हैं जिन पर इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति में जाने के पहले कोर कमेटी ने लगभग उन नामों को तय कर दिया है। पीयूष, हमने कुछ दिनों पहले देखा था एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फोन कर रहे थे एक निर्दलीय प्रत्याशी को और उनसे कह रहे थे कि आप नाम वापस लें। अब यहां मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और डेफिनेटली उनकी भी राय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बीच जो प्राइम मिनिस्टर वहां पर आएंगे इस मीटिंग में, उनकी राय और क्या गुजरात का जो समीकरण है उस पर कितना असर डालेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बहुत करीब से देखा है। गुजरात के एक विधानसभा पर उनका अपना मंथन है। जाहिर सी बात है उनकी जो राय होगी उस राय को भी इसमें तरजीह दी जाएगी, क्योंकि गुजरात को उन्होंने गवर्न किया है, गुजरात को बहुत करीब से समझते हैं और गुजरात की ये मीटिंग है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी जब गुजरात के चुनाव को लेकर मीटिंग की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री के आवास से शुरुआत हुई थी और अब पुनः आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। चलिए पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता हमें डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे थे सीईसी की जो मीटिंग हो रही है बीजेपी की। बढ़ते हैं अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी कांगड़ा और सुजानपुर में उन्होंने जनसभाएं की। कल थम जाएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं इस वक्त चल रही है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, ये भी हम आपको बता दें। कांगड़ा और सुजानपुर में पीएम ने जनसभाएं की हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। 12 नवंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पूरा जोर बीजेपी ने लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है, बोला है कि रिवाज बदलने का वक्त आ गया है। अब बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है वो फैक्टर इस वक्त जो है हिमाचल में चल रहा है। तो कल हिमाचल में चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 बड़ी रैलियां थी। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, बताया कि क्या क्या विकास किया है। कांग्रेस पर निशाना साधा कि जब कोरोना का काल चल रहा था उस वक्त भी जो कांग्रेस के नेता थे वो नदारद थे, लोगों के बीच नहीं गए। तो अब किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कहा कि कांग्रेस से सवाल पूछिए।
हिमाचल से जुड़े कोई विषय आए हो, हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कांग्रेसी ने, ऐसी कोई घटना आपने सुनी है क्या? भाइयों बहनों, आपकी चिंता इनको 5 वर्षों तक इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको भरोसा था कि हिमाचल तो 5 साल के बाद कुर्सी दे ही देता है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत है, रिवाज है, काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवारी नहीं से निभा सकते, विपक्ष के नाते आपके सवालों को लेकर के जो हिलते भी नहीं है, वे सरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे? भाइयों, ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? इसलिए अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कांग्रेस को हिमाचल से बिस्तरा बोरिया उठा करके निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए हमारे भाइयों बहनों, आज ये देवभूमि पुकार रही है, आज ये देवभूमि कह रही है, भाजपा को फिर वापस लाएंगे, हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। भाइयों बहनों, ये वीर संतानों को जन्म देने वाली वीर माताओं का कद तो शायद ही कोई चुका सकता है, लेकिन सेवा का अवसर जब जब मिला, भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं करगिल गया था दिवाली मनाने के लिए, तो मैं हैरान था। मैं और धूमल जी करगिल गए थे, करगिल लड़ाई के समय। उस समय की सारी फोटो की प्रदर्शनी लगाई थी वहां के लोगों ने, और वहां जो आज जो जवान है, उनको भी वो पुरानी बातें याद थी कि धूमल जी और मोदी जी हमारे बीच में युद्ध के मैदान के समय आए थे। हमारे सहयोगी दीपक चौबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके की जो कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अभी आप वहां पे गए थे, वहां से अभी आप लौटे हैं, कांग्रेस की तरफ से वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज ही पहुंचे। जी बिल्कुल रवि जी, देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी वहां चुनाव प्रचार कर रही है, उसमें अपने सारे केंद्रीय मंत्री संगठन, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और देखिए, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से वो, क्योंकि कहा जाता है कि हिमाचल देवभूमि है और क्योंकि सैनिक भी वहां पे ज्यादा है, तो एक तरफ झुकाव की कैसे करके 12 तारीख को जब वोट पड़े तो बीजेपी के पक्ष में पड़े। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जाहिर सी बात है, हालांकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी की रोड शो काफी अच्छा था, जिस तरीके से रैली थी, पर जिस तरीके से कनेक्टेड लोगों को करना चाहिए उस तरीके से अभी तक नहीं कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए हैं वहां, पर जिस तरीके से लोगों में एक इम्पैक्ट जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। इसी को लेकर हालांकि देखिए, आज एक और खबर आई थी सुबह रवि की, जो G20 सम्मेलन है उसमें जो लोग आएंगे उनको हिमाचली टोपी, हिमाचली शॉल दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री को भी पता है कि जो रिवाज एक चीज दीपक, हमने और देखी कि प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन मैंने सुना, ज्यादातर हमला उन्होंने कांग्रेस पर किया, आम आदमी पार्टी पर नहीं किया, जो कि एक न्यू प्लेयर है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में। तो क्या माना जाए कि मुख्य मुकाबला बीजेपी एंड कांग्रेस के बीच हो रहा है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस वहां एक्टिव है। और देखिए रवि, अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप हिमाचल में अपना मुख्य जो अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, किसको मानते हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी जो फाइट है वो कांग्रेस है। और लगातार इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी उतना एक्टिव नहीं है जितना कांग्रेस है। हालांकि देखिए, बात की जाए तो इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां रिवाज बदलने का एक सिलसिला है कि लोग कहते हैं कि रिवाज बदलेगा। लगातार प्रधानमंत्री ने जब कांग्रेस पर हमला बोला, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो संगठन मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके बाद जो धरातल पर जो आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है। इसीलिए कांग्रेस मेन है, क्योंकि कांग्रेस तो वहां पे सरकार में रही है। वीरभद्र जो है वो हालांकि अब नहीं है, पर वो भी 6 बार के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सरकार में। तो जिस तरीके से वहां मेन जो है वो कांग्रेस है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज हमला बोला है, और जो एक परिवारवाद की बात की जाए उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। रवि, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, दिल्ली की खबर की अब बात करते हैं। कूड़े के पहाड़ को लेकर जो है वो सियासत काफी गर्मा गई है। 2 दिन पहले कूड़े की दीवार गिरने से हादसा हुआ था। बीजेपी को घेरने में अब आम आदमी पार्टी लगी हुई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मनीष सिसोदिया पहुंचे। बीजेपी ने आप पर पलटवार किया है, कूड़े के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में कूड़े पर सियासी किचकिच थमने का नाम नहीं ले रही है। एमसीडी चुनाव का ऐलान होते ही कूड़े पर सियासी संग्राम और तेज हो गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और बीजेपी पर एक और तीर छोड़ दिया। दरअसल 2 दिन पहले गाजीपुर में कूड़े की दीवार गिर गई थी, जिससे बाद में लगातार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो कूड़े के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रही है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही है इतने सालों से, उन्होंने क्या किया, कूड़े के पहाड़ का अभी तक निस्तारण क्यों नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई प्लान ही नहीं है। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है वो भी पूछे। और हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। नमित त्यागी के पास हम चलते हैं। नमित, ये लग रहा है कि कूड़े की जो सियासत है ये मेन मुद्दा बन गया इस बार एमसीडी इलेक्शन का। बिल्कुल लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये पहले ही क्लियर कर चुकी है कि इस बार एमसीडी का जो चुनाव है वो कूड़े के मुद्दे पर लड़ेंगे। और इसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने कल एक बड़ा अपना कैंपेन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है कूड़े पर जनसंवाद। लगभग बात करें तो 600 प्रवक्ताओं की एक ऐसी फहरिस्त तैयार की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो कि 13,000 से ज्यादा जो दिल्ली के अंदर बूथ बनाए गए हैं, प्रत्येक बूथ पर जाकर लोगों से कूड़े पर जनसंवाद करेंगे। हालांकि बड़ी खबर इसमें यह भी है कि कुछ देर पहले ही सीएम के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है एमसीडी चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो नॉमिनेशन को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी पार्टी के लीडर्स ने अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो सामने नहीं लेकर आए हैं। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या सभी विधायक हैं, उनको सीएम ने अपने घर पर बुलाया था और बैठक के बाद खुद मनीष सिसोदिया ने कहा है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कूड़े के मुद्दे पर ही इस बार वो नगर निगम चुनाव में उतरेंगे। और कल आम आदमी पार्टी 10 गारंटियां लॉन्च करेंगी दिल्ली की जनता को लेकर, क्योंकि रविश, आम आदमी पार्टी ने जितनी भी राज्यों के अंदर चुनावी मैदान में उतरी हैं और जहां पर सरकारें बनाई हैं वो अपनी गारंटियों के दम पर सरकार बनाई है। दिल्ली में हमने देखा कि शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल पर उनकी सरकार बनी, पंजाब में उन्होंने लोगों को गारंटियां दी, गुजरात में वो चुनावी मैदान में उतरे वहां पर भी लोगों को गारंटियां दे रहे हैं। तो कल 10 गारंटी दिल्ली की जनता को देंगे वो नगर निगम चुनाव से रिलेटेड। नमित, हमने एक चीज देखी है कि एमसीडी का क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, कूड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और यहां पर तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कूड़ा हटाने का बीजेपी के पास ना कोई प्लान था और अब भी कोई प्लान नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्लियर कह रही है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर बीजेपी का शासन है, तो आखिर 3 जो कूड़े के पहाड़ थे वो तो वैसे के वैसे बने हुए हैं, उनको कम नहीं किया गया। हालांकि जो बीजेपी है वो लगातार ये दावा कर रही है कि कूड़े के पहाड़ को कम किया गया है। परसों हमने देखा था बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया था कि गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ में काफी कमी आई है, लेकिन रविवार की बात करें तो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर वहां पर कूड़े का एक पहाड़ का हिस्सा गिर गया था, जिसको देखने आज सुबह खुद मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे थे। और उनका यह कहना था कि अगर एमसीडी के अंदर हम जीतते, हमारी सरकार आती है, तो तीनों कूड़े के पहाड़, चाहे गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात करें, ओखला लैंडफिल साइट या फिर बलसवा लैंडफिल साइट, इन तीनों कूड़े के पहाड़े का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो आम आदमी पार्टी के पास है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस बार का जो नगर निगम का चुनाव है वो कूड़े के मुद्दे पर होने वाला है। नमित, आप क्योंकि दिल्ली बहुत ज्यादा कवर करते हैं और आपने वहां पे जगह जगह लोगों से भी बात की होगी, क्या इसका असर आम जनमानस पर भी पड़ रहा है? क्या उनको वाकई इससे सरोकार है कि कूड़े के जो पहाड़ हैं वो हटाए जाएं, या आपको लग रहा है इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में जनता चाहती है कि चर्चा हो और उनका संज्ञान लिया जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी से जब ये पूछा जाता है कि क्या आपके पास केवल कूड़े का मुद्दा है, तो उनके पास इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी ने मुद्दा चुना है भ्रष्टाचार, क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले 15 सालों में एमसीडी के अंदर बीजेपी के नेताओं ने काफी ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार और कूड़े का पहाड़, ये 2 मुद्दे जो है आम आदमी पार्टी टॉप पर रख के चल रही है। हालांकि जहां जहां पर कूड़े के पहाड़ हैं, गाजीपुर, बलसवा लैंडफिल या फिर ओखला, वहां के आसपास के जो लोग रहते हैं, हमने उनसे भी रिएक्शन किया था, वहां के लोगों की बाइट्स भी हमने चलाई थी। उनका ये कहना है काफी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पिछले 15 सालों में कूड़े के पहाड़ जो है वो लगातार बढ़ते हुए चले गए। गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात करें तो पिछले 1 साल में तकरीबन 10 से 22 घटनाएं हो चुके हैं, चाहे वहां पर जो गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इसके अलावा 2 महीने पहले हमने देखा था कि वहां पर कूड़े के पहाड़ का हिस्सा गिर गया था गाजीपुर में, जहां पर कई गाड़ियां जो थी वो उसकी चपेट में आ गई थी। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो तीनों कूड़े के पहाड़ को हटाया जाएगा, लेकिन बीजेपी काउंटर कर रही है कि इतने सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो आखिर अब तक कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं हटे? क्योंकि
कूड़े के पहाड़ का हिस्सा एमसीडी के अंतर्गत आता है। जी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो तूने तीनों कूड़े के पहाड़ों का निदान करेंगे। जी नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे। और इस बीच क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने जो है टारगेट सेट किया है, वो हम आपको बताएंगे। मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का इस वक्त चल रहा है, सेमीफाइनल मैच। आज केन विलियमसन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। केन विलियमसन कुछ अच्छी पारी इन्होंने खेली, लेकिन स्ट्राइक रेट की समस्या जो कि केन विलियमसन के साथ है वो रही। 152 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने। 153 रनों का टारगेट जो है वो पाकिस्तान के सामने रखा है। 46 रन केन विलियमसन ने बनाए। डैरल मिचेल ने 35 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। जिमी निशम ने बनाए 16 रन। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद नवाज के खाते में आया 1 विकेट। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 152 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने। 153 रनों का टारगेट आ गया पाकिस्तान के सामने। कितना सही रहेगा ये न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक को देखते हुए? रवीश देखिए, 153 का टारगेट है। सेमीफाइनल का प्रेशर होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मैच किस चीज का हो रहा है। सेमीफाइनल का मैच है तो वो एक अलग प्रेशर होता है। हालांकि जिस तरीके से शुरुआत हुई, विकेट जल्दी गिरे थे न्यूजीलैंड के, लेकिन केन विलियमसन ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो एक बहुत सॉलिड बैट्समैन माने जाते हैं। एंकर की भूमिका में थे। हालांकि जब जरूरत हुई कि रनों की गति को बढ़ाया जाए, वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद डैरल मिचेल ने अच्छा मोर्चा संभाला और उन्होंने अर्धशतक लगाया है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, करीब 20 रनों के आसपास अगर देखा जाए तो एक कम रह गया है। 170 के आसपास का अगर स्कोर होता तो शायद मुकाबला और रोचक हो सकता था। लेकिन जो बॉलिंग की बात है, न्यूजीलैंड के पास एक से एक शानदार बॉलर है। खास करके बोल्ट जो हैं वो अपने शबाब पे हैं। इसके अलावा मिचेल सेंटनर जो है वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो स्कोर ठीक है, जहां आप पहुंचे हैं, आपके बैट्समैन ने जितना स्कोर दिया है अब उसी पे आपको देखना होगा। पाकिस्तान को उसी बीच में आपको रोकना होगा। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, करीब 15 से 20 रन लगता है कि कम रह गए रवीश। अभिषेक, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये 160-170 तक जा सकता है, जो कि आप कह रहे हैं 15-20 रन शॉर्ट रहा, लेकिन एक जबरदस्त कमबैक पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से रेस्ट्रिक्ट किया 152 रनों पर न्यूजीलैंड को। देखिए रवीश, जो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास एक से एक शानदार पेसर हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत शानदार वापसी की है। हालांकि ये उसकी वर्ल्ड कप में ही वापसी है। आप देखिए वर्ल्ड कप की शुरुआत जिस तरीके की पाकिस्तान की रही है, हालांकि पाकिस्तान ने अच्छा क्रिकेट खेला, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे भारत के साथ आखिरी बॉल पे हार, फिर जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान को हार मिली, अंतिम ओवर में अंतिम बॉल पे हार, तो ये चीजें पाकिस्तान के खिलाफ गई थी। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला, वहां से जो पेस पाकिस्तान को मिला है, तो ये एक बहुत ही डेंजरस टीम है। हर कोई जानता है, इतिहास भी पाकिस्तान का रहा है, पाकिस्तान सबसे डेंजरस टीमों में से एक रही है। हालांकि हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंचे, भारत भी फाइनल में पहुंचे और मुकाबला फिर से भारत जी हाँ, पहला सेमीफाइनल 2007 जी हाँ, का इतिहास दोहराया आज और दूसरा सेमीफाइनल कल। अभिषेक, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अभिषेक से, क्योंकि न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला चल रहा है। 152 रन जो है वो न्यूजीलैंड ने बनाए। 153 रनों का टारगेट जो है वो दिया है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जिस तरीके के मोमेंटम में चल रही है, देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब सरकारी बसें कम ही नजर आएंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने पिछले फैसले को पलटते हुए प्रदेश में 75% अनुबंधित बसों को चलाने का फैसला किया है। अब तक यूपीएसआरटीसी की 75% सड़कों पर दौड़ रही थी, जबकि 25% बसें जो थी वो कॉन्ट्रैक्टेड थी। सरकार के इस बड़े फैसले पर न्यूज इंडिया संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने बात की यूपीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार से। सरकार ने फैसला लिया है कि अब परिवहन निगम में 75% बसें अनुबंधित चलेंगे। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, ये पहले ऐसा था कि 75% बसें जो हैं वो निगम की चलती थी और 25% बसें अनुबंधित थीं। ये फैसला पलटा गया है या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, जो इस तरह का जो निर्णय हुआ है और जो शासन से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं अनुबंधित सेवा में जो हमसे जुड़ सकें, उनको हम एक मंच पर लेकर आएँ और उससे हम ऐसे क्षेत्रों में भी अपने बसों को चला पाएँ, ग्रामीण अंचल में, और हाई एंड बसेस भी चला सके अच्छी सुविधा के साथ, जिससे आम जनता को हम बेहतर व्यवस्था दे सकें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चूँकि कोरोना का वक्त था बीच में और कई कारणों की वजह से बीच में जो बसों का जो क्रय कॉरपोरेशन द्वारा किया जाना था वो नहीं हो पाया, उसमें विलम्ब हुआ। और आगे हमारी हालांकि प्लानिंग है, इस वित्तीय वर्ष में कम से कम हम 1000 बस का बेड़ा हम बदलेंगे। आने वाले वर्षों में भी हम वित्तीय वर्ष में 23-24 में भी बड़े पैमाने पर करेंगे। और ये भी लक्ष्य है कि कुंभ मेले से पहले हम अपनी जो फ्लीट की जो एवरेज एज है, जो करीब 7.5 के आसपास है, उसको घटा के हम करीब 5 के आसपास ले आए। परंतु इसमें वक्त लगेगा। हम यूपी जैसे बड़े स्टेट में बहुत स्कोप है और माननीय मुख्यमंत्री जी के यही निर्देश हैं कि इसमें बड़े पैमाने पे जो अनुबंध सेवा से जुड़ने के लिए जो प्राइवेट ऑपरेटर्स तैयार हैं, इससे आम जनता को हम बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं। तो इसी के दृष्टिगत जो है यह हम लोग ने अपनी जो अनुबंधित सेवा की जो पॉलिसी थी उसमें भी परिवर्तन किया है, उसको भी लिबरल बनाया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस पूरी व्यवस्था से जुड़ सके। ज़्यादा संख्या जो कि चाहे वो कॉरपोरेशन की निजी बस हो या प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हो, हम पब्लिक को, आम जनता को एक बेहतर सेवा दे सकते हैं। परंतु इसमें कोई ये ना सोचे या कोई इससे इस तरह का आशय न ले बनाए कि कॉरपोरेशन की बसों की संख्या में हम कमी करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कॉरपोरेशन की बसें, जिसकी संख्या आज की तारीख में 9000 है, इसकी फ्लीट की क्वालिटी और फ्लीट की स्ट्रेंथ भी हम आने वाले समय में हम अपने रिसोर्सेज से और कुछ शासन के सहयोग से हम इसको में इजाफा करें। तो परिवहन विभाग लगातार आश्वस्त कर रहा है और मंत्री दयाशंकर सिंह की अगुवाई में कुछ नया करने और बेहतर करने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसा संजय कुमार जी का कहना है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।